बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर बार की लीगल एजुकेशन कमेटी की तरफ से तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी बार वोकेशनल कोर्स की लेक्चर्स की सीरीज़ के अंदर, और बिलखसूस अगर आप सिविल की साइड के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो एक आज इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। लेक्चर की बैकग्राउंड ये है कि 2 दिन पहले मुझे लम्स में लेक्चर के लिए बुलवाया गया और वहाँ पे ये डिस्कस किया गया कि आप अगर जानते हो तो 2021 के अंदर हमने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए CPC अमेंडमेंट्स आई थी, जिनको पंजाब बार काउंसिल ने ही, मैं उनमें काउंसिल था, हमने उसको कालादम इलीगल डिक्लेयर करवा के सेट असाइड करवाया था। वो क्या माजरा था, वो लम्स के बारे में हमने बात की, वहाँ पे बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे चूँकि वीडियो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं हो सका तो हमने कहीं अपने घर के अंदर एक दफ़ा दोबारा ट्राई करके दोस्तों के सामने कर लेते। इस आज के लेक्चर के अंदर एक ब्रॉडर भी क्वेश्चन है। हम असल में अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोफेशन के अंदर मसला, और बार काउंसिल के अंदर भी मसला ये है कि हमने CPC पे स्ट्राइक्स तो किए हैं, लेकिन इस यहाँ पर आके CPC के अंदर होना क्या चाहिए और बेहतर कैसे किया जा सकता है वो कोई भी बात नहीं करता उसके ऊपर। बिकॉज सच्ची बात तो ये है कि कोई हमारे लिए CPC क्यों ज़रूरी है, तो कोई दोस्त बता सकता है? उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमें, ट्रायल का प्रोसीजर अगर है भी? हमारी रोज़ी रोटी का मामला है, बिकॉज़ तमाम मुकदमे जो हैं और जिसके ज़रिए हमने ये करना है, हमारे लिए बहुत इसकी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल नीड है। अब 2 किस्म के आप वकील हो सकते हैं। एक डिले करने वाला वकील जिसको हर एप्लीकेशन के ऊपर पैसे मिलते हैं और वो बहुत अरसा के लिए बस 10-10 साल मुकदमे चला के बड़ा खुश होता है, या डिफेंडेंट की तरफ से पेश होकर 10-10 साल मुकदमे घसीट के वो बहुत खुश होता है। बट प्रैक्टिकली तो बात ये होनी चाहिए, हमारे रोज़ी रोटी का मामला है, एक दफ़ा फ़ीस सिर्फ मिलती है, प्रोसीजर को हमारे भी इंटरेस्ट के अंदर है कि हम उसको लेके आगे जल्दी चलें। अगर आप डिफेंडेंट के भी वकील हैं तो 10 साल के लिए नहीं आपको फ़ीस मिली हुई, 175 हेयरिंग्स के लिए आपको फ़ीस नहीं मिली हुई। और असल में तो प्रोसीजर का काम है इंसाफ दिलवाना और वो प्रोसेस आगे लेके चलना, लेकिन इसमें एक स्टेक होल्डर हम वकील भी हैं, एंड वी हैव टू बेसिकली, आई थिंक इट इज़ इन आवर इंटरेस्ट एज वेल कि मामला जल्द से जल्द चले। अब इतना ज़्यादा भी नहीं चले कि जी आपका प्रैक्टिकली आपके जस्टिस करने का रिटन स्टेटमेंट इतने दिनों के अंदर देनी है, उससे एक दिन आगे नहीं। क्या इस तरीके से होना चाहिए? 30 दिनों के अंदर अगर किसी बंदे को मुकदमा तैयार करने के लिए तो 3 साल होते हैं लिमिटेशन, मगर जवाब जमा करने के लिए आपको 30 दिन मिलते हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर आपने जमा करने हैं और 75 चीज़ें करनी है, अपना स्टांस लेना है, तो स्टफ़ लाइक दैट वेयर वी टॉक अबाउट यहाँ पे। यही फ़ील करते हुए, यही चीज़ें फ़ील करते हुए मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट्स ने पंजाब से और फेडरल की साइड के ऊपर से मुख्तलिफ़ अमेंडमेंट्स करते रहे CPC के अंदर। 2018 से ये तरीका मोर रिसेंटली चलना शुरू हुआ है, और उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो रिसेंट जो अमेंडमेंट्स हैं वो हैं आपके सामने, एक सेकेंड, जी CPC की अगर आप रिसेंट अमेंडमेंट्स एग्जामिन करें, इसके अंदर तब्दीली लाने के लिए रिसेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं। 2018 के अंदर एक एक्ट आया था, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अच्छा, पहले मुझे ये क्लियर कर दीजिए कि एक फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है CPC के अंदर अमेंडमेंट्स? सॉरी, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है 18th अमेंडमेंट के बाद, तो इसलिए अब आप ये सारी की सारी ये देखेंगे अमेंडमेंट्स वगैरह ये पंजाब से हो रही हैं। हर प्रोविंस का अब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर आप गौर से आप पढ़ना शुरू करें और आप CPC को जाके देखें भी, किताब तो वो छाप देते हैं CPC की, आमिर रज़ा साहब की फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें, लेकिन आप फॉर एग्ज़ाम्पल जाके कई जगह पे आप देखेंगे लिखा होता है लाहौर हाई कोर्ट अमेंडमेंट्स, जो कि पंजाब के लिए, साथ नीचे मुख्तलिफ प्रोविंसेस का भी है। तो इसके अंदर एक यूनिक चीज़ और CPC के अंदर ये भी है, अब आप कह सकते हैं पूरे पाकिस्तान में एक होनी चाहिए, लेकिन हर प्रोविंस के अंदर अलग है। उन्होंने अपनी CPC अपना अंदाज़, ख़ास तौर पे ऑर्डर 37 के अंदर जो मुकदमे फॉर एग्ज़ाम्पल, और ऑर्डर 37 कोई दोस्त बता सकता है क्या है? समरी ट्रायल जिसको कहते हैं, जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर होता है, लेकिन ऑर्डर 37 सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का पंजाब के अंदर नहीं है, क्योंकि अगर आप जाके पंजाब अमेंडमेंट आप उसकी पढ़नी शुरू करें, हाई कोर्ट की ऑर्डर 37 रूल 1 ऑर्डर 37
रूल 2 अगर आप देखें कि कौन से सूट्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, या फिर आउट ऑफ एनी एग्रीमेंट आउट ऑफ एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, या सम जिसके अंदर इतना फिक्स्ड अमाउंट हो, या डैमेजेस हो। तो अगर आप पढ़ना शुरू करें तो पंजाब के अंदर ऑर्डर 37 का स्कोप बहुत बड़ा है, जबकि दूसरे प्रोविंसेस में नहीं है। सो एक चीज़ अप्रिशिएट करने की ये ज़रूरत है, जिस प्रोविंस के अंदर आप कर रहे हैं तो उसको प्रोविंस की अपनी भी अमेंडमेंट्स वगैरह होंगी। पंजाब के अंदर रीसेंट जो अमेंडमेंट्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एज वेल। ये अगर आप एग्जामिन करें, 4 अमेंडमेंट्स रिसेंटली आई हैं। एक सीपीसी में अमेंडमेंट्स आई थी एक्ट के ज़रिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2018 में अमेंडमेंट्स की, और इसके साथ साथ चंद अमेंडमेंट्स हाई कोर्ट ने प्रपोज की। सीपीसी अगर आप गौर से देखें तो सीपीसी दूसरे कवानीन से एक अंदाज में बहुत फ़र्क है। क्यों? सेक्शंस सारे के सारे गवर्नमेंट उसमें तब्दीली करती है, पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जबकि ऑर्डर्स जो हैं वो कहाँ से बन के आते हैं, कोई बता सकता है? हाई कोर्ट की रूल मेकिंग कमेटी है, वो करती है इम्प्लीमेंट वगैरह, और ऑर्डर तो उसके ऊपर लेजिस्लेट तो वहाँ से ही होता है, मगर ये रूल्स बनाए गए हैं और नोटिफाई होते हैं गवर्नमेंट के ज़रिए, मगर ये रूल्स बनाए गए हैं हाई कोर्ट ने। तो हाई कोर्ट की जो रूल मेकिंग कमेटी है, उन्होंने मिल के 2018 के अंदर ये जो सेकंड नंबर के ऊपर आप देख रहे हैं, सिविल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल 2019 गलत लिखा हुआ, 2018 होना चाहिए था, 2018 अमेंडमेंट्स टू द ऑर्डर्स ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट रूल्स कमेटी उन्होंने किया। मगर ये वाली अगर आपने अमेंडमेंट्स देखी हों, और इस कोई दोस्त बता सकता है कि इन अमेंडमेंट्स के अंदर सबसे बड़ी फंडामेंटल चेंज क्या आई थी? वो तो नहीं यार, वो तो इतनी बड़ी नहीं थी, और भी इससे कोई बड़ी चीज़ तब्दीली आई, कोई बता सकता है? 18 की हाई कोर्ट ने जो अपने ऑर्डर्स के अंदर तब्दीली की थी, उसके अंदर मेन तब्दीली क्या थी? तब्दीलियाँ तो काफ़ी थी, बट मेन तब्दीली रिटन स्टेटमेंट का भी टाइम मुख्तस कर दिया, 7/11 अब डायरेक्ट नहीं होगी, अलहदा होगी। इसके ऊपर अगर आप दोस्त देखना चाहें तो हमारे दोस्त शहजाद शौकत साहब, जो इन अमेंडमेंट्स का हिस्सा थे, ये अमेंडमेंट जो हाई कोर्ट की रूल कमेटी से बन के आई, उसमें 2 या 3 वकील साहबान भी बैठते हैं। शहजाद शौकत साहब, ज़फ़र इकबाल कलानौरी साहब वहाँ पे उस टाइम के ऊपर थे, और शहजाद शौकत साहब ने आके लाहौर बार के अंदर हमें लेक्चर भी दिया था इम्प्लीमेंट होने से पहले। और असल में सिलसिला तो ये होना चाहिए, जो अमेंडमेंट्स आ रही हों वो आप लोगों को पहले बता देनी चाहिए, ताकि आपकी अगर कोई कंसर्न्स वगैरह हैं आप उनके साथ रेस करें। बात दूसरी साइड के ऊपर चली जाएगी, लेकिन इसके अंदर फंडामेंटल डिफरेंस आया था एडमिनिस्ट्रेटिव जज का और ट्रायल जज का। कोई बता सकता दोस्त कि क्या तब्दीली आई थी 18 वाले रूल्स में? एडमिनिस्ट्रेटिव कब हैंड ओवर करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ फ्रेम करने के बाद 2018 की अमेंडमेंट्स, इश्यूज़ फ्रेम होने तक तमाम के तमाम मामलात ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुनेगा, जिसमें तामीलें होंगी। उसके बाद जाके सब्सिक्वेंटली क्या होगा, तामीलों के बाद वो इश्यूज़ फ्रेम होने के बाद वो हैंड ओवर कर देगा एक ट्रायल जज को, जो कि एविडेंस आइडिया ये है कि वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर चलाएगा और करके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह सुन के बेसिकली डिसाइड कर देगा। वजह शायद इसकी बैकग्राउंड ये थी कि पहले ये देखा जाता था कि कई घंटे सुबह सुबह जज साहिबान सिर्फ तामीलें मुकम्मल करने के लिए ही, जिनको सारे सिविल जजेस उसके अंदर ही लगे रहते थे, और ट्रायल करने का और फैसले करने का तो टाइम मिलता ही नहीं था। तो अब उन्होंने कह दिया कि तामीलें कंप्लीट करने के लिए हम एक अलहदा जज बिठा देते हैं, मिसलेनियस एप्लीकेशंस के लिए अलहदा जज बिठा देते हैं वही, और उसके बाद जाके अगर आप आगे जाके देखें, उसके बाद जो मामलात है वो नॉन स्टॉप एक दफ़ा जज के ज़िम्मे हो गया मुकदमा, तो वो ख़त्म करेंगे। इंग्लैंड में भी इसी तरीके से होता है, और भी दुनिया के अंदर यही होता है तरीका, पाकिस्तान वाला सिलसिला नहीं है। और हमारे कई बुज़ुर्गों का ही तो हमेशा तरीका रहा है कि जी मिसलेनियस एप्लीकेशन भेज दो, फेंक दो, बनती है नहीं बनती, ज़्यादा जोर लगाएंगे तो जज साहब कह देंगे कि चलो यार इसका ऑर्डर, आज का जवाब तो आप दें। एप्लीकेशन बनती है कि नहीं, उसके ऊपर एप्लीकेशन दे देते हैं। और ये वो 7/11 अगर बाहर है तो खैर वो तो मैं खुद भी करता हूँ, सेक्शन 151 की एप्लीकेशन दे देते हैं कि मुकदमा नहीं बनता एंड स्टफ लाइक दैट। अच्छा, पॉइंट आउट ये करना चाह रहा था, ये ऑर्डर्स काफ़ी सोच समझने के बाद उन्होंने जो ऑर्डर्स हैं उसके अंदर तब्दीली की।
तो ये बात समझने वाली ये है कि ये एक यूनिक कानून है जिसके अंदर कोर्ट और एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर आपस में कोऑर्डिनेट करके ये मामला चलाते हैं। नोटिफाई अभी भी उधर से ही हो रहे थे, लेकिन ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अंदर ये रूल्स वगैरह इनकी तरफ से मुख्तस हुआ है। ये 2018 के अंदर रूल्स बन तो गए, तो कोई मुझे बता सकता है कि ये कब लागू हुए? 2018 में ये नोटिफाई हो गए थे, मगर अगर आप इन रूल्स को गौर से अगर आप पढ़ें तो इन रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ था कि एक नोटिफिकेशन इशू होगी जिसमें ये देखा जाएगा कि ये कब लागू होगा और कहाँ लागू होगा। इसमें बहुत फंडामेंटल चेंजेस आई हुई थी। तो इनिशियल उनकी इंटेंशन ये थी कि 3 अजला के अंदर ट्रायल बेसिस के ऊपर इसको लागू किया जाएगा, और उसकी भी नोटिफिकेशन इमीडिएटली नहीं हुई। और जैसे कि पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली लेजिस्लेशन और इस मामलात के ऊपर होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कोर्ट्स की साइड के ऊपर आई बिलीव चेंज हुई। वो 3 जगह के ऊपर लागू करने की जगह उन्होंने सारे के सारों के ऊपर 2020 के अंदर जाके 29/4/2020 को एक नोटिफिकेशन करके पूरे के पूरे पंजाब के ऊपर लागू कर दी। उस पर भी थोड़ा सा अभाम है, वो मैं आपको ये अगर आप दोस्त देखें, आई डोंट नो आपके सामने ये पढ़ा जा रहा है कि नहीं। ये वो नोटिफिकेशन है जो कि कोर्ट ने इशू की। जूम कैसे करते हैं? आपके क्लियर नहीं आ रहा, मैं आपको पढ़ देता हूँ। नोटिफिकेशन हाई कोर्ट इशू करता है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड इन पैराग्राफ सच एंड सच और सच एंड सच डेट द ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड जजेस आर प्लीज टू डायरेक्ट दैट द प्रोविजन ऑफ द सिविल कोड अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल 2018 का मेड अंडर सेक्शन 122 ऑफ CPC shall come into force on the first day of November 2020। ये 23/10/2020 की नोटिफिकेशन है। आएगा और आगे within the local limits of the jurisdiction of लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। कोई यहाँ पे कोई मसला आपको नज़र आता है क्या? बिकॉज उन्होंने इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज, पूरे पंजाब के अंदर जाके ये अमेंडमेंट्स लागू कर दी गई। आप हर जगह के ऊपर जाते हैं और इसको टेक अप इस तरह किया गया, लेकिन अगर आप इसकी वर्डिंग के ऊपर जाएं तो जो नोटिफिकेशन इशू शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच एंड सच विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट फुल स्टॉप नहीं, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। तो इसको इस तरह भी पढ़ा जा सकता है कि प्रिंसिपल सीट की जुरिसडिक्शन के अंदर, पिंडी के अंदर ये लागू नहीं है, और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जहाँ जहाँ पे बहावलपुर बाग की जुरिसडिक्शन में नहीं है, लेकिन इसको टेकअप इस तरीके से किया गया कि जैसे, और समझा इसी तरीके से जाता है कि ये अमेंडमेंट पूरे पंजाब में और प्रैक्टिकली इन इफ़ेक्ट तो पूरे पंजाब के अंदर लागू की जा रही है। आप जितना मर्जी चीख लीजिए कि वो नोटिफिकेशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे लागू नहीं है, शायद कोर्ट में किसी वक्त ये चैलेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें ख़राबी क्या आती है और एक इसके अंदर असल में मसला क्या खड़ा होता है? गवर्नमेंट्स आती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, और पाकिस्तान के अंदर लेजिस्लेशन का बहुत कम इस तरीके से हुआ है कि पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर हो। अगर आप आगे जाके देखिए, एक सेकेंड, गया यार, एक सेकेंड सॉरी। अभी हम ब्रीफली बात करेंगे 2021 के अंदर जो अमेंडमेंट्स हमारे पास आई हैं। होता क्या है कि जी KPK के अंदर 2018, ये 2018 से पहले KPK में किसकी गवर्नमेंट थी? PTI की। उन्होंने 2018 के अंदर जाकर KPK के अंदर सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर चंद अमेंडमेंट्स की। उसके बाद इलेक्शन हुआ तो फिर किसकी गवर्नमेंट थी? फेडरल लेवल के ऊपर तो हुआ बेसिकली इसके अंदर ये। और अब हम बात कर रहे हैं ये जो 2021 की अमेंडमेंट्स जो थी जिनको हमने सेट असाइड किया, उसकी हिस्ट्री है। अब मैं कुछ सियासी बयान नहीं दे रहा, ये फैक्ट्स के साथ इस्टेब्लिश होता है। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, हमने तब्दीली लानी है तो सबसे पहले कोर्ट्स में इतनी देर होती है तो चलो
CPC जो अमेंडमेंट्स हैं वो पूरे बाकी सूबों के अंदर क्यों नहीं लागू हो रही। तो सबसे पहले पाकिस्तान में जो, और इस चीज़ से नज़र आता है, इफ़ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, 2021 की जो अमेंडमेंट जो हमने रद्द करवाई हैं वो कहाँ से आई। 2018 में KPK में लागू हुई, वहाँ पे रिजेक्ट हो गई, हर वकील ने स्ट्राइक वहाँ पे करनी शुरू कर दी, और हर्फ ब हर्फ वही अमेंडमेंट सारी की सारी, और KPK के अंदर जाके उनके कोर्ट ने आई बिलीव शायद हेयरिंग वगैरह भी की, वकीलों ने स्ट्राइक की, और 2020 में जाके उन अमेंडमेंट्स को रद्द कर दिया गया। हाउएवर फेडरल लेवल के ऊपर मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर ये मामला टेकअप हुए, तो उन्होंने कहा कि जी हरकत दिखानी है, तब्दीली दिखानी है, तो वही जो अमेंडमेंट्स जो कि KPK ने रद्द कर दी हुई थी, हर्फ ब हर्फ टाइपोग्राफिकल एरर के साथ, उन्हीं गलतियों के साथ उठा के उन्होंने पार्लियामेंट में रखा, और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने ये पास कर दी, 2000 इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पे लागू कर दी। एक चीज़ समझने की ये है कि जहाँ पे कानून प्रोविंसेस के अंदर CPC बनाता है, ये प्रोविंसेस बनाते हैं अपने इलाके के लिए, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट ने बशमूल हमारे रिश्तेदार भी जो पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, उन्होंने आंखें बंद करके उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन के अंदर हैं, हम कैसे रोक सकते थे। मोहम्मद मैंने गिला भी किया, उन्होंने गलतियों के साथ भी, टाइपोग्राफिकल एरर्स के साथ उन्होंने पास कर दिया, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में वो आज भी कानून लागू है, और कोई ऑब्जेक्शन उसके ऊपर कोई नहीं लेता वगैरह, और वो हमने यहाँ पे जो सब्सिक्वेंटली रिजेक्ट करवाया। फिर क्या होता है कि जी 2018 में ये वहाँ पे 18-19 में ये हो जाता है, 2020 के अंदर वो कहा जाता है कि देखें आप पंजाब वाले तो पीछे लगे हैं, आप नहीं तब्दीली दिखाते, आप कार्रवाई वगैरह नहीं करते। तो लॉ सेक्रेटरी साहब को कहा जाता है, और ये मैं फिर कह रहा हूँ ज़ुबानी चीज़ें नहीं, मैं कह रहा है दिस इज़ रिकॉर्ड से नज़र आता है। उस टाइम पे जो लॉ सेक्रेटरी साहब थे उनको कहा जाता है कि भाई आप अमेंडमेंट्स क्यों नहीं करते, हमने तो इतनी ज़बरदस्त कर दी हैं, और देखें इसके इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है, ये आप क्यों नहीं करते। तो 2020 के अंदर पंजाब के अंदर वो उन्हीं अमेंडमेंट्स को लागू करते हैं, लेकिन उनमें से जो गलत चीज़ें हैं जो बाद में जिनको बाद में हम चैलेंज करते हैं, वो लागू नहीं करते। तो 2020 का जो एक्ट है पंजाब के अंदर पार्शली वो KPK की नकल उतारी हुई थी, मगर उसके अंदर से जो ज़्यादा डैमेजिंग चीज़ें नहीं थी वो लॉ सेक्रेटरी साहब ने इम्प्लीमेंट कर दी, और 2020 का भी एक्ट मौजूद है। आपको ये मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ये टुकड़ों के अंदर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसको समझने की ज़रूरत है। बिकॉज सबसे ज़्यादा मुझे पूरे पंजाब से कॉलें आती हैं और दोस्त ये पूछते हैं वो जी आपने अमेंडमेंट सेटिसाइड कर दी हैं सारी की सारी, 18 की मैंने नहीं सेटिसाइड करवाई, 20 की भी मैंने नहीं सेटिसाइड करवाई, 21 की जो KPK के ऊपर बेस थी सब्सिक्वेंटली वो है, वो पुरानी अमेंडमेंट्स अभी भी चल रही हैं। उनमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है किस हद तक चल रही है, बिकॉज 2020 की कॉन्ट्रडिक्ट करती है अमेंडमेंट्स जो 2018 की ऑर्डर्स के अंदर हाई कोर्ट ने की हुई। अगर ऑर्डर के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए सेक्शन से तो क्या होता है, कानून क्या पोजीशन है, कौन सी बेट ओवरराइड करेगी? एक हाई कोर्ट ने बनाई हुई है, एक इस गवर्नमेंट ने बनाई हुई है सेक्शन में। हाँ नहीं, हमेशा नुक्ता ये है समझने की ये ज़रूरत है, रूल्स आर ऑलवेज सबसर्विएंट टू द पेरेंट स्टैच्यूट। तो CPC के अंदर, और अभी आप आके जाके देखेंगे भी तो जो वाहियात चीज़ इन्होंने इस कानून के अंदर की, वो सेक्शन 26 के बारे में जब हम नए 2021 की जो अमेंडमेंट जो कि रद्द हो गई उसके बारे में जब बात करेंगे तो यू विल सी उन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट से लेके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स तक सारे का सारा एक सेक्शन के अंदर सब कुछ डाला कि ऑर्डर्स को तो हम छेड़ नहीं सकते, वो हाई कोर्ट का एरिया है, तो हम सारे का सारा जो चीज़ हमने डालनी है वो हम इधर डाल देते हैं। आप एक चीज़ मुझे दोस्त यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जी हमें क्या ज़रूरत है, आपने तो रद्द करवा दिया, अब हम क्यों बैठ के पढ़ रहे हैं। डिस्कस करने की उसकी ये ज़रूरत है कि व्हाट यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड इज उसके पीछे लीगल प्रिंसिपल्स क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स क्या थे, क्या ज़रूरत थी, हमने क्यों रद्द की, और अगर कुछ रद्द कर भी दिया है और हाँ हमें बड़े तमगे और बड़ी हमारी तारीफ वगैरह हुई है, ये भी हमारे पे ड्यूटी है कि फिर हम बताएं यार भाई करना क्या फिर। इस तरह जो चल रहा है मामला आई डोंट थिंक इज़ एक्सेप्टेबल, आई डोंट थिंक इट इज़ गुड इनफ, आई डोंट थिंक ये सिस्टम वगैरह प्रॉपरली सिविल के अंदर ट्रायल में चल रहा है। एक ज़माने में बुज़ुर्ग कहा करते थे कि जी जमा करवाते थे, जो सिविल जज का की नॉलेज और उसकी एबिलिटी हफ्ते 10 दिन के अंदर वो ट्रायल ख़त्म हो जाता था।
और ट्रायल्स चलते भी हैं और दुनिया में भी इस तरह चलते हैं, एक दफ़ा चलना शुरू हो जाए। हमारा यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सुबह स्टे चाहिए, बना बनाया आपने बीच में जमा करवा दिया और कोई एविडेंस नहीं देखी, कोई चीज़ वगैरह नहीं देखी, फेंक दें, जाएं स्टे जमा करवा लें, उसके बाद एविडेंस जमा हो जाएगा, उसके बाद बाकी सारी की सारी चीज़ें देख ली जाएंगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस किए जाएंगे। दुनिया में ऐसे नहीं चलता। मामलात तो ये हैं 10 दिन के अंदर अगर आपने स्टे वगैरह डिसाइड, अगर आपने ट्रायल चलवाने हैं या 15 दिन करने हैं तो फिर लाजमी है कि एविडेंस वगैरह पहले सारा तैयार हो, मुकदमा पहले तैयार हो। अमेरिका में आप किसी को जाके कहेंगे जी सूट जमा करवाना है, वो कहता है कि हफ़्ता लगेगा तैयार करने में। यहाँ पे आप कहते हैं जी जनाब अभी चलते हैं, पता करो सिविल जज साहब बैठे हुए हैं कि नहीं यहाँ पे, जो अपना वाला है उसके पास जाके हम स्टे ले लेंगे और जाके इसको मार्किंग करवानी है, अभी वो जो फलां वाला है उसकी कॉपी कर लो यार, जूनियर को आप कह देते हैं और आप उठा के वहाँ पे जाके सिविल ले लेते हैं। और फिर ट्रायल आगे किस तरह चलता है, डॉक्यूमेंट्स क्या प्रोड्यूस करने हैं, कौन से आपने किए, फ़र्द निसार कौन सी थी, किस तरीके से लिस्ट ऑफ विटनेसेस है, वो तो बाद में इश्यूज़ के आपने देना, तो आप कहते हैं फेंक और करो। दैट्स नॉट हाउ ट्रायल्स वर्क एट ऑल। अगर इस तरीके से इंडेफिनेटली आपने चलाना तो ये ठीक है, बट वंस अगेन हम थोड़े से दूर चले गए, बट ये इश्यूज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज एंड में हम बात करेंगे कि भाई ठीक कैसे करना है, ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ख़राबी क्या। तो आपको मैंने ये बताया कि वो पार्शली इम्प्लीमेंट हो गया 2020 में, जो इसके अंदर ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं थी। तो पंजाब ने एक तरीके से KPK के एक्ट को रद्द कर दिया, उसमें से चंद चीज़ें ले ली। फिर क्या होता है, लॉ सेक्रेटरी साहब चेंज होते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, 4 तारीख को इस्लामाबाद जाते हैं, 4 तारीख को इमरान खान साहब कहते हैं कि यार देखो हमने तो नादरा का भी बड़ा अच्छा कानून बनाया है, CPC का भी बनाया, तो आप क्यों नहीं लागू करते। तो वो कहते हैं जी जनाब, और उसी दिन ऑर्डिनेंस पास हो जाता है, उसी दिन वो वाला टेक्स्ट उतार के यहाँ पे लागू कर दिया जाता है। और एक अजीब सा कानून बना के 2021 की जो अमेंडमेंट्स हैं उसके अंदर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन आपसे डिस्कस करूँगा क्योंकि फंडामेंटल उसके अंदर क्या ख़राबी थी, हमें क्या मसला था जिसके ऊपर पूरा पंजाब में स्ट्राइकें होनी शुरू हो गई और हमें कहा गया कि मेंबर साहबान अभी चैलेंज करें, ये करें, और पंजाब बार काउंसिल भी उठ के चली गई ख़त्म करवाने के लिए। क्यों? सबसे बड़ा फंडामेंटल, जैसे मेरे दोस्त पॉइंट आउट कर रहे हैं, सेक्शन 96 के अंदर उन्होंने एक तो आपको रिवीजन भी बड़ी हद तक लिमिट कर दिया हुआ था, बट सेक्शन 96 के अंदर उन्होंने ये कहा था कि हर मुकदमे का कि फ़ाइनल ऑर्डर की डायरेक्ट अपील होगी कहाँ, हाई कोर्ट के अंदर। उसके ऊपर मुफस्सल के अंदर दोस्तों में तो कोराम मच गया कि जी हर मुकदमा जो एक लेवल के ऊपर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाता था, उसके बाद या हाई कोर्ट जाता था, वो सारा ख़त्म करके इधर कर दिया। हाई कोर्ट में भी कोराम मच गया, बिकॉज आप तमाम दोस्तों को पता होगा कि चंद साल पहले पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन उसको कहते हैं ADJ की बढ़ाकर उन्होंने ये कर दिया कि ये सारे के सारे केसेस जो हाई कोर्ट में पेंडिंग थे वो उन्होंने नीचे भेज दिए, और इन्होंने हाई कोर्ट से पूछे बगैर, और सच्ची बात ये है रिकॉर्ड के ऊपर इस्टेब्लिश भी हुआ, और ये अगर आप इसके ऊपर जजमेंट देखेंगे CPC अमेंडमेंट की, तो शायद करीम साहब ने भी इसने लिखा हाई कोर्ट को भी नहीं पता था ये अमेंडमेंट्स आ रही हैं, उन्होंने लागू कर दी और उन्होंने कहा ये लें जी आपके लिए, और हाई कोर्ट की तरफ पूरे पंजाब का सैलाब उधर कर दिया। आई मीन आप और भी नुक्तों के ऊपर आर्ग्यू कर सकते हो कि जी इंसाफ महंगा हो गया, जिस बंदे ने भक्कर के अंदर अगर किसी को का मुकदमा हुआ तब उसकी अपील हाई कोर्ट जाएगी, 75 रुपये का भी अगर मुकदमा है, 5000 रुपये का मुकदमा है, 5 लाख रुपए का मुकदमा है, वो सारे के सारे हाई कोर्ट की तरफ आने थे। तो इसी ग्राउंड के ऊपर दैट वाज द फंडामेंटल, बिकॉज वंस अगेन रोज़ी रोटी का हमारे वकीलों का था, और रोज़ी रोटी से भी ज़्यादा मामलात अवाम का भी था कि भक्कर वाले कोर्ट के अब लाहौर आना पड़ना था, राइट। सो दैट वाज नॉट एक्सेप्ट, और लाहौर में उसकी क्या सुनवाई होनी थी, यहाँ पे तो अपीलों में अगर एक दफ़ा नोटिस हो जाए तो कई साल लग जाते हैं, तो फिर यहाँ पे कितनी हज़ारों की तादाद में आना था। तो दैट वाज द फंडामेंटल रीज़न जिसके ऊपर हमने इसको चैलेंज करना, जिन ग्राउंड्स के ऊपर और भी करना था। अगर आप इसके अंदर जाके डिटेल के अंदर अगर आप पढ़ना शुरू कर दें तो सेक्शन अपॉन सेक्शन अपॉन सेक्शन, हर सेक्शन के ऊपर हमारी ऑब्जेक्शन थी, और हमने ऑब्जेक्शन काफ़ी दबा के ली कि जी मैं आपको चंद दिखा देता हूँ। एक हर सेक्शन के ऊपर हमने तकरीबन माँ सिवाय 1 या 2 के हमने सारों को चैलेंज किया। सेक्शन 3, सेक्शन 1,
ये स्लाइड्स वगैरह मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने की ये ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ आज हमारा इसका मकसद ये नहीं है। आपको ये मैं अलबत्ता बताना चाहूँगा कि आपको एक जजमेंट, अगर आप इस साल एक जजमेंट पढ़ते हैं तो ये वाली जजमेंट पढ़ें, जैसे शाहिद करीम साहब की PLD 2021 लाहौर 544, PLJ में भी छपी है। PLJ में वाले इशू में फ़ायदा ये है कि दोनों की दोनों एक ही पार्ट में आपको मिल जाएंगे। PLD में जो छपे हैं वो 2 हिस्सों के अंदर ये छपी है जजमेंट। और अगर आप हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर भी जाएंगे, जो मैंने सारा किया हुआ, तो वहाँ पे शायद करीम साहब की अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग जजमेंट्स देखें तो उसमें ये जो हम जिस पिटिशन की हम बात कर रहे हैं, वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो यहाँ पे रिपोर्टेड है। यू कैन डाउनलोड द PDF जजमेंट। ये जजमेंट पढ़ने का चंद फ़ायदे हैं जिसकी वजह से मैं आपको एक तो ये है कि मेरी बड़ी ज़बरदस्त शॉट थी और मैं लेजेंडरी वकील इसकी वजह से बन गया हूँ इसलिए बड़ी अच्छी बात है, बड़ी जाए हुई पूरे पंजाब के अंदर के वाह 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 बड़ा ज़बरदस्त था। वो छोटा रीज़न है। असल रीज़न इसके अंदर ये है कि इसके अंदर आपको लिटिगेशन के बारे में ये जजमेंट बहुत समझाती है, और मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहूँगा, इस मुकदमे में हुआ क्या। क्योंकि कोई मुझे बता सकता है कि किसी कानून को किस बेसिस के ऊपर रद्द किया जा सकता है? उन्होंने लागू कर दिया, ऑर्डिनेंस के ज़रिए लागू हुआ था रातों रात, एक्ट नहीं बना था। ऑर्डिनेंस और एक्ट में क्या फ़र्क होता है, कोई दोस्त बता सकता है? एक्ट कहाँ से आता है? हाँ, बट ऑर्डिनेंस कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ही नहीं करती है। हाँ, एग्जीक्यूटिव भी नहीं करती। एग्जीक्यूटिव आगे फॉरवर्ड करती है किसी को इशू करने के लिए। एग्जैक्ट कौन? तो यहाँ पे तो पंजाब में गवर्नर इशू करता है, एग्जीक्यूटिव बना के आगे फॉरवर्ड करती है, कैबिनेट से अप्रूवल लेके ये सारे का सारा करके आगे पुट फॉरवर्ड किया जाता है और वो फिर उसके ऊपर किया जाता है। इसके बरक्स एक्ट में क्या होता है? तो कोई मुझे दोस्त बता सकता है कि कौन से आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लागू होता है? हाँ, तो उसमें क्या लिखा हुआ है? अगर ज़रूरत हो, कोई एमरजेंसी सिचुएशन हो। अब 1908 का कानून है, उसके अंदर क्या एमरजेंसी सिचुएशन थी? एक तो मैंने ये ग्राउंड दी थी कि जी रातों रात आपको सूझा कि जी अभी चेंज करना है, अभी करना है, ये करके एक्ट भी बन सकता था, पार्लियामेंट में कंसिडर होके कर सकता था। 1908 का कानून था। मगर इज़ दिस अ गुड इनफ रीज़न जजमेंट्स की रोशनी के अंदर कि जी बड़ी जल्दी में आपने कर दिया? गलत है। मैंने ग्राउंड तो लिख के लगाई हुई थी। आपने अगर चैलेंज करना है, आज चलें हम गेम यही खेलते हैं, जजमेंट एक सेकंड के लिए पार्क कर लें। आप क्या ग्राउंड्स लेंगे? बड़ा गंदा कानून बन के आ गया है, तो आप किस बेसिस के ऊपर चैलेंज करेंगे? क्या मुझे अच्छा नहीं लगता, गंदा है, इसलिए सेटिसाइड कर दिया जाए? बार काउंसिल कह रही है कि गलत। हाँ, एक्सेस ऑफ पावर क्या मतलब? उसके पास वो किसी चीज़ के बारे में कानून बना सकता है एज लॉन्ग एज उसका वो लेजिस्लेटिव एंट्री मौजूद है, वो किसी चीज़ के बारे में बना ले। एक्सेस ऑफ पावर क्या मतलब? पावर है, पावर उसने अपनी इस्तेमाल कर ली। किस बेसिस के ऊपर आप इस कानून को सेटिसाइड करवा सकते हैं? ये तो बहुत अच्छा जुमला है, लेकिन मतलब क्या अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? क्या बिकॉज आप कह रहे हैं, बात तो ये था पिटिशन मैंने भी बना के और मैंने काफ़ी ज़्यादा सफ़े लिखे हुए थे, मगर मुकदमा जमा करवाने के बाद भी मुझे नहीं पता था कि किस नुक्ते के ऊपर हम सेटिसाइड करवाएंगे अल्टीमेटली। और आहिस्ता आहिस्ता ये केस आगे जाके जब डेवलप हुआ तो वी केम अप विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नुक्ता। सॉरी, कौन से राइट? राइट्स क्या मतलब? उसके पास राइट मौजूद है गवर्नर के पास कि ही कैन गो अहेड एंड लेजिस्लेट। हाँ, was it act violating access to justice? तो अगर एक्सेस टू जस्टिस अगर किसी का लिमिट करना चाहते हैं या आप मिलिट्री कोर्ट्स बनाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आपने वो अलाउ वगैरह किया हो, तो हाउ एक्सेस टू जस्टिस तो इतनी मुमकिन ना कि आप उसको किस तरीके से भी कर दें। एक्ट को अगर आपने स्ट्राइक डाउन करवाना है या ऑर्डिनेंस को अगर आपने स्ट्राइक डाउन करवाना है
तो यू हैव टू हैव वेरी स्पेसिफिक नुक्ते, क्या ख़राबी है भाई, मेरा ये कह देना जी हमें नहीं पसंद, हम इसके ख़िलाफ़ स्ट्राइक कर रहे हैं। और हमारे वकील भाइयों का एग्जैक्टली अनफॉर्चुनेटली सिलसिला भी ये था कि उस वक्त हम कैंडिडेट थे जब ये लागू आया। मुझे भी याद है जीटी रोड के ऊपर हो रहा था ये करके और स्ट्राइक कर दो, ये और स्ट्राइक्स हो रही थी मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर। मैंने गलती से तकरीर में ये कह दिया कि यार भाई ये कभी कानून के ख़िलाफ़ भी कोई स्ट्राइक इस तरीके से करता है, सीपीसी के ख़िलाफ़ भी स्ट्राइक कर सकता है, मुझे बता दें कि मसला क्या है, हम ठीक करवाते हैं। और हमें इसलिए लीडर में हैं, आप बताएंगे, हम उसको आगे लेके चलेंगे, बात तो करें। और मैंने वो थोड़ा सा ज़्यादा कह दिया उसके अंदर कि जी मेरे ये जो दोस्त साथ बैठे हुए हैं उन्होंने तो शायद पढ़ा भी नहीं हुआ जो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी। और फैक्चुअली ये था कि बार काउंसिल ने स्ट्राइक कॉल की हुई थी, लेकिन अगर आप किसी से, मैंने जिससे भी बात की, उन्होंने टेक्स्ट तक उनके पास नहीं था, उन्होंने कहा जी स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक। और आई मीन अच्छा है चूरन वगैरह ये बेचने के लिए, ये सारे का सारा अगर आप इस तरह करें। बल्कि इंतहा तो ये थी, जो मेरे साथ लड़का मेंबर बैठा हुआ था उसने कहा नहीं वो नहीं जी, ये कोई इस दमादम मस्त कलंदर होना चाहिए, सीपीसी के ख़िलाफ़ रोड्स पे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये यंगस्टर्स के हकूक़ के ऊपर पामाल किया जा रहा है। अब यंगस्टर्स इस चीज़ के अंदर किधरों आ गए और क्या सिलसिला हुआ, कहाँ से हुआ वगैरह, लेकिन उसकी तकरीर बड़ी तालियाँ वगैरह यहाँ पे मची। और मैं अपना सर नीचे करके कि जी ये उन्होंने कहा है खुदा का खौफ करें, आपने अगर पढ़ी हुई है तो आप, फिर मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा जी अगर आपने पढ़ी हुई है तो आप बताइए इसमें मसला क्या। आप मेरे से सवाल कैसे कर सकते हैं, आप मेरे से सब, उस नहीं पढ़ी हुई थी उसने भी बीच में, मैंने तो बीच में देखा हुआ था ये सारे का सारा। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इस लेवल पे बात होती। पिटिशन फेंकने के लिए तो हम फेंक सकते थे, बट ऑल आई एम सेइंग टू यू इज़ राइट नाउ कि वो पिटिशन जमा करवाने के बाद भी मेरे ख्याल में अगर आप मेरे से पूछें तो प्रॉबली जो मेरा आर्ग्यूमेंट अल्टीमेटली बन रहा था, और आर्ग्यूमेंट हमने बनाया, बिकॉज आप हवा में नहीं कर सकते ये कि जी ये क्या चीज़ है, कौन से आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, किस तरीके से हो रहा। तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पड़ी हुई है हमारे पास यहाँ पे, तो आपके पास ग्रीन कलर की पड़ी होगी, किसी के पास, चलें आर्टिकल 202 और 203 कि सुपरविजन नीचे की कोर्ट्स की और उनको कंट्रोल करना हाई कोर्ट की पावर है, और रूल्स बनाना आर्टिकल 202 के तहत पावर है। देखता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी होगी यार, इधर गलत तो मैं पढ़ दूँ, बट नुक्ता देखिए हमने ये जाके आगे बनाया। और एक सेकंड 202 में आपको देख के बता देता हूँ, पढ़ देता हूँ। नुक्ता हमने बेसिकली प्रिंसिपली ये बनाया कि हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं ये एक यूनिक कानून है जिसमें आधा कंट्रोल करता है लेजिस्लेचर और आधा कंट्रोल करता है कोर्ट्स। ये दोनों इकट्ठे लेके कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह इस्तेमाल करके, दिस इज़ व्हाट वी आर्ग्यूड, वी सेड कि जी मैं आपको देख देता हूँ एक सेकेंड, 202 पढ़ देते हैं। उसमें लिखा है एक सेकेंड अभी खुलता है तो मैं आपको चेक कर देता हूँ। एक तो ये आ गया इशू। दूसरा इस केस के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ ये, और आप किस चीज़ को चैलेंज कर सकते थे। एक तो मैडम ने कह दिया ना कि कोई इमरजेंसी नहीं थी, एमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस एमरजेंसी के लिए होता तो आपने अचानक पकड़ के कर दिया। उन्होंने कहा कि जी उसके ऊपर अगर आप केस लॉ देखना शुरू कर दें, वहाँ पे भी हम थोड़े से फंसे हुए थे। कोई केस लॉ में लिखा हुआ कि गवर्नर की मर्ज़ी, अगर वो कह देता है कि मैं इमरजेंसी फील करता हूँ तो कोर्ट्स का काम नहीं कि वो जुडिशली एग्जामिन करना शुरू कर दे कि कोई इमरजेंसी थी कि नहीं। बेशुमार केसेस के अंदर इस तरीके, सॉरी वो हमने पास होने नहीं दिया असल में, इसलिए वहाँ पे बचत हो गई, बट वी कुड हैव हैड अ प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर केस। अब देखो इशू वगैरह इस केस के अंदर क्या आया, और फंडामेंटली जो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हुई। पहले हमने कहा कि जी एक दिन में पास हुआ, उससे क्या फ़र्क पड़ता। हमारा केस असल में जाके ये सारे का सारा तब बना जब हमने जाके उनको कहा कि जब गवर्नमेंट का जवाब आया इस मामले में, और उधर से इस केस ने मुकम्मल तौर पे पलटा खाया और हम जीत गए। बिकॉज़ अगर आप गवर्नमेंट का जवाब एग्ज़ामिन करें,
मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के अंदर आप किस तरीके से आर्ग्यू करते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं जब आप जज के सामने जाके, और इंशाल्लाह आपको भी बीच में मौका मिलेगा और आप करेंगे तो बेहतर होता है। एक स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स आप बना के जज के सामने लेके जाएं कि जनाबे वाला, एक सेकेंड, ये पता नहीं लैपटॉप के ऊपर सही तरह खुल नहीं रहा, लेट मी सी। है तो PDF यार, लेकिन खोलता हूँ तो ये ग्राफिक के तौर पर खुल जाता है, ये फोटोशॉप के अंदर खुल जाता, पता नहीं है वो है। क्या PDF रीडर नहीं इसके ऊपर इंस्टॉल हुआ देखा यार, ओपन नहीं गूगल क्रोम पे खोल जाएगा सही। तो शायद करीम साहब के पास, और देखो एक चीज़ और आप तमाम दोस्तों को मैं बताता हूँ, हर एडवोकेसी के अंदर और मुकदमा करने के ऊपर मैंने हमेशा बीच में जब भी बात की मैंने कहा नो दाई जज। शायद करीम साहब चाहते हैं कि आप उनके सामने रिटन स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स आप दें। वकालत एट द एंड ऑफ द डे क्या चीज़ है, और वी वर लकी कि ये मुकदमा शायद करीम साहब के पास लगा, क्योंकि ये वाली जो नई अमेंडमेंट्स आई थी ये 2018 की अमेंडमेंट्स को बेशुमार हद तक रद्द और काट रही थी। तो 2018 की जो अमेंडमेंट्स जिसने बनाई हुई थी वो शायद करीम साहब खुद थे। सो इट वॉज प्रॉबली इन आर इंटरेस्ट के, एंड वी वर लकी कि ये केस एंडेड अप बिफोर हिम एज वेल। दूसरी पार्टी ने भी ऑब्जेक्शन वगैरह कोई नहीं की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर नोटिस करने वाली ये थी, वाई डिड आई नॉट चैलेंज 2018 की अमेंडमेंट्स, उसके ऊपर भी आप वकील भाइयों को थोड़े बहुत इश्यूज़ थे, बिकॉज हाई कोर्ट के पास ही जाना था और कहना था जी आपके बनाए हुए रूल्स गलत है, और उसी अगर जज के पास लगता तो शायद करीम साहब ने शायद फिर वो कहते फिर 21 वाली भी रहने दो, जिससे सबसे ज़्यादा मसला पड़ा था। तो इट वाज एक्चुअली अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन एज वेल, बिकॉज यहाँ पे 2021 के अगेंस्ट चूँकि ऑब्जेक्शन ज़्यादा आ रही थी, 18 का हमने कहा कि इसके अंदर तब्दीली बात करके हाई कोर्ट से हो जाएगी, एंड दैट इज़ द अप्रोप्रिएट वे। अब ये देखो, ये है आपके सामने जो PDF आपको मैं खोल के दिखा रहा हूँ कि हमने जज साहब के सामने जो स्केलेटन आर्गूमेंट्स इब्तिदा के अंदर दिए उसके मुताबिक हमारा, एक सेकेंड, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो पहली ग्राउंड मेरी यही थी कि जी आर्टिकल 202 और 203 जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 62 के बाद तक ऐड किया गया, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि रूल्स बनाने की पावर हाई कोर्ट के पास होगी। अब वो कहने को तो कह सकते थे बंदे, वो उसका जिक्र है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का, CPC के रूल्स के बारे में नहीं है। बट हमारा आर्ग्यूमेंट यही था कि रूल मेकिंग और एनी मैनर ऑफ रूल्स विच गो अहेड एंड रेगुलेट सिविल कोर्ट के लिए वो आर्टिकल 202 से हिट होते हैं, और 203 के अंदर लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट सुपरवाइज और कंट्रोल करेगा सबऑर्डिनेट जुडिशरी को। सो दिस इज़ द बेस्ट आर्ग्यूमेंट, एंड यू विल सी कि मैंने ये वाला अपने इनिशियली जो मेरा प्लेंट वगैरह थी, दिस वाज द मेन आर्ग्यूमेंट आई वाज प्लेइंग ऑन, और इसके ऊपर मेरे पास कोई केस लॉ वगैरह नहीं था कि 202 203 इस जजमेंट में हाँ जज साहब उसके ऊपर गए हैं और उसके ऊपर उन्होंने बात वगैरह की है, बट दिस वाज द आर्ग्यूमेंट आई वाज रेजिंग जज साहब के सामने। साथ ये आप इसके अंदर देख लें कि अमेंडिंग 202 और 203 की अल्ट्रा वायरीज है। अमेंडिंग ऑर्डिनेंस जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ है, जैसे कि मैं भी कह रहा था कि ऑर्डर्स को रेगुलेट करती है कोर्ट और उसको इफेक्टिवली ओवर रूल और ओवरराइड कर रही है। और जज साहब ने हमारे से सवाल भी ये किया कि मलिक साहब के अगर गवर्नमेंट चाहे कि CPC के फ़लाँ ऑर्डर के अंदर जो चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए इस तरह होनी चाहिए तो उसको ख़त्म नहीं कर सकती, अगर वो सेक्शंस में अमेंड कर दे कानूनन तो मेरे ख्याल में कर सकती है। मगर वहाँ पे मेरा जवाब ये था कि कंसल्टेशन के साथ मिल के नोटिफाई किया जा सकता है, उसको ऑर्डर्स में ही तब्दीली करनी चाहिए, ना कि उठा के आप सेक्शंस के अंदर सारी की सारी तब्दीली कर दें। अच्छा, दूसरा नुक्ता उसके कोर्ट के सामने ये था कि आर्टिकल 128 के अंदर सेटिस्फैक्शन ऑफ गवर्नर होनी चाहिए। अगर आर्टिकल 128 के तहत ये सारी की सारी जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो गवर्नमेंट के सामने कोई मटेरियल ही नहीं था कि जिसकी बेसिस के ऊपर ये सेटिस्फैक्शन करके ये सारे के सारा ऑर्डिनेंस पास करता।
और इसी तरीके से और आई मीन आर्ग्यूमेंट्स वगैरह मैंने हर जो प्रोविज़न है उसमें क्या ख़राबी थी वो भी काफ़ी डिटेल में करके अपनी, जब पटिशनर के तौर पे आर्ग्यू किया तो मैंने ये आर्ग्यू कर डाला। गेम वहाँ पे टर्न हुई जहाँ पे हमारे पास ये सामने आगे जाके अगर आप देखें, आप थोड़ा सा आगे बैठ जाएंगे तो आप ये और से पढ़ सकेंगे, पढ़ने के काबिल है ये लेटर, जहाँ पे हमने ये मुकदमा जीता, जवाब जमा करवाया गवर्नमेंट ने, और उसके साथ हमने कहा नहीं जवाब काफ़ी नहीं है, आप वो भी डॉक्यूमेंट जमा करवाएं कि जिसके तहत ये कानून बना है। ये आप ज़रा थोड़ा सा गौर से पढ़िए, ये लिखा गया है इस मुकदमे के ऊपर हम अपना केस, इस डॉक्यूमेंट में हम अपना केस जीते हैं। 4 फरवरी 2021 को ये लेटर इशू हो रहा है, मैं पढ़ देता हूँ आपको आपके सामने। इन अ मीटिंग चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान on 4/2/2021 on progress review meetings on Prime Minister's priority sectors Annex A, it was desired by the Prime Minister that the Punjab should consider making laws on the analogy of federal laws titled as Letter of Administration Succession Certificate Act, ये नादरा वाला, the Code of Civil Procedure Amendment Act 2020 जो इन्होंने वहाँ पे ICT में किया हुआ था, and the Enforcement of Women Property Rights Act. It has been desired by the Law Minister that this department should initiate a summary to the Chief Minister to comply with the directions of the Prime Minister as discussed above. इस जुमले के ऊपर मैं अपना केस जीता हूँ, कोई बता सकता है क्यों? ये जो अगर आप शायद करीम साहब की जजमेंट पढ़ेंगे तो वाई डिड ये इस जुमले पे मैं मेरा सारा केस में अपना जीत गया क्यों? देखिए प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? आप प्रोविंस में जब लेजिस्लेशन हो रही है, प्रोविंस का इख्तियार है, वो सजेशन दे सकता है। वो ही कांट गो हेड एंड से कि जी हमारी मीटिंग हुई है 4 को और उन्होंने कहा कि जी कर दो, तो हमने कर दिया। और उसने लिखा है कि जी ऑन द कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन देना प्रोविंस को इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड देयरफॉर दिस लेजिस्लेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट चूँकि अंडरटेक की गई तो इलीगल। और फैक्चुअली ये मैं आपको सारी कहानी सुना रहा था ना कि फ़लाँ ने कह दिया कर दो, आप भी कहते होंगे हमें शायद NTPT है जो पकड़ के कह रहा है, बट नज़र कागज़ों में नज़र आ रहा था। और उसी दिन हुआ, उसी दिन उसने कहा और उसी दिन उन्होंने कहा हाँ जी जनाब। अमेजिंग चीज़ इसके अंदर ये है, 4 तारीख को सुबह इमरान खान साहब कह रहे हैं इस्लामाबाद में, 4 तारीख को इन व्यू ऑफ द ड्राफ्ट्स ऑफ पब्लिक लेटर एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे का सारा ड्राफ्ट भी तैयार हो जाता है। ऑन द वेरी सेम डे प्राइम मिनिस्टर कहता है उसी दिन कानून का ड्राफ्ट नकल मारनी होती है, उसमें कितनी देर लगती है। तो उसके अंदर पंजाब, वहाँ पे कैपिटल टेरिटरी को चेंज करके उन्होंने पंजाब किया, 2-3 और जगह के ऊपर ऐड किया, और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड आहिस्ता आहिस्ता मेरा केस इन डॉक्यूमेंट्स के साथ सारा बनना शुरू हुआ। और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर मे बी प्लीज टू अलाउ ड्राफ्ट ऑर्डिनेंसेस बी अप्रूव्ड बाय कैबिनेट थ्रू सर्कुलेशन इन टर्म्स ऑफ सब रूल 1(5) और ये सारे का सारा रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत। एक जजमेंट और भी आ गई, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर अब अकेला नहीं कर सकता, अब ही हैज़ टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट एज वेल। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो उसके तहत दैट्स व्हाई ही वाज फॉरवर्डिंग इट टू कैबिनेट। डेट्स आप एग्जामिन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। 4 तारीख को ये सारा हो रहा है। इमरान खान साहब ने भी 4 को कहा, पंजाब में भी 4 को हो गया। और आगे अब मैं आपको थोड़ा सा लेके जाऊंगा, ये डॉक्यूमेंट के पास बाद में आते हैं। 2 उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये नोट कीजिए। डॉक्यूमेंट है प्रोविंशियल कैबिनेट, लिखा हुआ है द प्रोविंशियल कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द ड्राफ्ट ऑर्डिनेंसेस प्लेस्ड इन डुप्लीकेट एंड थ्रू सर्कुलेशन। प्रोविंशियल कैबिनेट कब अप्रूव कर रही है? नीचे आप जाके देखें, 4/2 को उसी दिन, ठीक है। फिर जाके उन्होंने मेरे ख्याल में जल्द, चूँकि एक और ख़त आता है जो यहाँ पे जमा किया हुआ, ये आयशा हमीद साहिबा का की नोटिंग है इसी फाइल के अंदर
Chief Minister has seen and in view of exigency is pleased to desire that the instant matter may be placed before the provincial cabinet through circulation. इसकी क्या तारीख है? 6/2। तो हुआ उन्होंने कहा जी कानून बना के गवर्नर साहब पास कर दें 4 तारीख वगैरह उन्होंने धड़ाधड़ जाके कर डाली, कागजात बाद में बनाए और इन चीज़ों से इस्टेब्लिश हो रहा है। और ये जजमेंट को जब आप और से जाके देखते हैं, पहले वाला के अंदर कहते हैं कि जी अप्रूव हो गई हुई है, आपको जो इससे पहले मैंने ख़त दिखाया उसके अंदर कह दिया कि जी 4/2 को ही कह रहे हैं कि जी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। 6/2 का ऑर्डर है आयशा हमीद सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर साहिबा का, जिसमें वो कह रही हैं कि जी अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड की अभी करना है। तो यहाँ पे जाके वो फंस गए, बिकॉज फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ इट वाज नॉट द प्रोसीजर जो उनका इंटरनल था वो भी नहीं फॉलो अप हुआ। डॉक्यूमेंट्स में फैब्रिकेशन नज़र आ रही थी। मैंने तो बड़ा कहा कि जी बुलवा लें जी चीफ सेक्रेटरी साहब को, बुलवा लें चीफ सेक्रेटरी साहब को, कंटेम्प्ट में है, जाली डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हैं वो हैं वगैरह। बट वहाँ पे वो हैंड ओवर प्ले करने का नहीं, टारगेट हमारा था अमेंडमेंट्स, और उससे ये इस्टेब्लिश हुआ कि कैबिनेट अप्रूवल नहीं मौजूद, या कम से कम डाउटफुल है, राइट। सो ये वाली बात वहाँ पे आ गई। ड्राफ्ट्स कहाँ से आए अचानक, क्या एप्लीकेशन ऑफ माइंड था, और गवर्नर ने जब करना था कैबिनेट अप्रूवल के बाद तो गवर्नमेंट एक तरीके से रबर स्टैम्प ही होता है। वहाँ पे भी ये सवाल आएगा कि उसको अपनी सेटिस्फैक्शन करने की ज़रूरत थी कि नहीं, और ये मामला में, मगर ये दिस वाज अ केस इन विच देयर वाज नो मटेरियल बिफोर हिम एट ऑल, राइट। अब दूसरा इसके अंदर ये वाला नुक्ता आ गया। सो अगर आप इस जजमेंट को जाके देखें तो जज साहब ने प्रिंसिपली यही कहा कि डायरेक्टेड लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्कीम ये है कि अगर कोई डायरेक्शंस एमरजेंसी किस्म की हों तो एमरजेंसी सर्कमस्टांसिस के अंदर एक लिमिटेड फील्ड में सिक्योरिटी वगैरह के अंदर हो सकती है, फेडरल गवर्नमेंट वगैरह बात कर सकती है, मगर ये उसके अंदर फॉल नहीं करती। दिस वाज अ फ्रॉड ऑन द स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि प्रोविंसेस को डायरेक्ट किया जा, रिकमेंड तो कर सकते थे बट द डिसीजन हैज़ टू कम फ्रॉम द प्रोविंस। यहाँ पे उन्होंने खुद लिख दिया कि डायरेक्टेड, और यही जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है उसके ऊपर हम अपना मुकदमा जीत गए। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज़, एक तो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, प्रोविंसेस, फेडरल स्ट्रक्चर, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रोविंसेस, और किसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, किसी के कहने पे आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सारे के सारे, दिस वाज द फंडामेंटल क्वेश्चन व्हिच वाज डिसाइडेड इन दिस पर्टिकुलर केस। सो एक तो ये आप देख लीजिए। सो इन सो फार एज ये तो हो गया हमारी एक लिम्ब ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन कि आपको हम ये दिखा रहे हैं कि लेजिस्लेशन किन किन वजूहात की वजह से होती है। इसमें तो आपको नज़र आ गया, किसी ने कह दिया तो कर दो। नादरा का कानून, अब नादरा का कानून कोई दोस्त बता सकता है अच्छा कानून है कि बुरा कानून है? ये कोई बता सकता है नादरा का कानून, नादरा का जनरल कानून नहीं कि सर्टिफिकेट ऑफ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाला, और जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा फौत हो जाए तो पहले आप नादरा के पास जाएंगे, वो आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे, फैमिली उनके पास जो फैमिली ट्री है उसके मुताबिक दे देंगे। उसके बाद अगर आपने चैलेंज करना तो आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, या अगर कोई कन्फ्यूजन है तो सिविल कोर्ट में आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ मोस्ट केसेस के अंदर वहाँ पे नादरा में ही हो जाएगा। उसके बारे में हमारा क्या ख्याल है? पार्टीज़ को देखो, लिटिगेंट्स की बात तो मेरे ख्याल में वकीलों को भी फेवर करता, खुदा ना खास्ता सारों के ही बीच में वालदैन वगैरह फौत होने, और सारों के ही, हम भी इंसान हैं, हमने भी जाना है। बात तो ये है कि अभी एज थिंग्स स्टैंड राइट नाउ, क्वेश्चन तो इसके अंदर ये आता है, बंदा एक दफ़ा फौत होता है, मुकदमे आप 2 करते हैं, क्यों? एक आपने मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आप अलहदा करते हैं, इमूवेबल के लिए आप डिक्लेरेशन सक्सेशन सर्टिफिकेट और ये करते हैं। माना कि कानून में मौजूद है, मगर मुझे आज तक ये नहीं समझ आई क्यों बंदा जिसका वालिद फौत हो गया या वालदा फौत हो गई है, आसमान उनका गिर गया, उसको आप कहते हैं कि जी 2 दफ़ा हो मुकदमे में, कोर्ट में, और ना सिर्फ 2 दफ़ा हो, एविडेंस 2 दफ़ा आके दो। बंदा तो 1 दफ़ा फौत हुआ था, वाई डू इट ट्वाइस? और ये 2 दफ़ा करने के लिए, और ये सारे के सारे चीज़ें ये है, इसको कंसिडर करके उन्होंने किया। ये जो सबसे पहली जो समरी मैं आपको दिखा रहा था, अगर मैंने इसी ग्राउंड के ऊपर ऑर्डिनेंस उड़वा दिया है, ये जो CPC वाला, तो नादरा वाला भी तो उड़ सकता था, बिकॉज
इमरान खान ने नादरा वाला भी इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा था, और वो ही उसी तरीके से जिस तरीके से हुआ था। सो अब हम उड़वा सकते हैं। नहीं, नादरा नहीं यार, आई एम टॉकिंग अबाउट ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाला। व्हेन आई से नादरा वाला, आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर्स ऑफ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट्स की जो नादरा को दे दिया गया, उसको हम ऑर्डिनेंस को अब चैलेंज कर सकते हैं। बिकॉज हमारे वकील भाई कहते हैं रोजी रोटी हमारी छीन के ले गए, कर सकते हैं। सॉरी, चूँकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया हुआ है, तो ये वाली जो ग्राउंड आपके पास मेजर उसको चैलेंज करने वाली थी वो ख़त्म हो गई हुई। उस टाइम के ऊपर पकड़ के अगर आपने उड़वा दिया होता, और चीखते रहे हम काफ़ी कि जी कर लें, ये कर लें, वो अभी देखते हैं, करते हैं, इस तरीके से करके ये वगैरह, वी मिस द बोट, इसके अंदर वी कुड हैव गॉटन इट स्ट्रक डाउन, बट हम करना चाहते थे कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसके ऊपर बात भी करने की। सियासी तरीके से तो आप कह सकते हैं कि नहीं जी कोई नहीं ज़रूरत थी, या ये कि वकीलों की रोज़ी रोटी वगैरह ख़त्म होती है, मगर वकीलों की रोज़ी रोटी और चीज़ों से भी की जा सकती है, और उसको प्रमोट करने के लिए 15 और चीज़ें और इसे बेहतर की जा सकती हैं। और डिस्प्यूटेड केसेस के अंदर तो अभी भी मामला सिर्फ सिविल कोर्ट जाता है, ये तो फर्स्ट इंस्टेंस में है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस लेजिस्लेशन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपने लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आपने कानून देखा हुआ है जो हुआ था, ये सबसे पहले शुरू हुआ इस्लामाबाद में। क्या हुआ जी, उन्होंने वहाँ पे दिखाया जी अब ये हम ये करेंगे, बड़ा अच्छा आइडिया है। इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा कि जी ये 2 हमने सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं और ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में और ये नादरा की तरफ से हो गए, और वाह बड़ी ज़बरदस्त। उन्होंने इमरान खान साहब ने यहाँ तक कहा कि जी ये बड़ी अच्छी चीज़ है, पंजाब में भी होनी चाहिए, इधर भी। उसके बाद कोई सर्टिफिकेट्स इशू ही नहीं हुए, बिकॉज़ आप तमाम दोस्त बीच में जानते होंगे कि ये पाकिस्तान जब यहाँ पे लागू कर दिया गया और लोग गए नादरा के पास कि सक्सेशन सर्टिफिकेट दो, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो सिस्टम ही नहीं है, हम कहाँ से आपको सर्टिफिकेट वगैरह ये इशू करें। तो यहाँ पे अन्य विल्स के लोगों के कहने के ऊपर लेजिस्लेशन हो जाती है, सिस्टम फिर बाद में बनना शुरू होता है कि जी हमने करना। 6-8 महीने तक अगर आप जाते थे नादरा के अंदर सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए, सिविल कोर्ट जा नहीं सकते थे, लॉ में लिखा हुआ था कि बार्ड है। नादरा आप जाते थे तो कहते थे 20,000 रुपये दो, 20,000 रुपये दे के वो कहते थे नहीं जी हम तो कर ही नहीं सकते, आप जाओ सिविल कोर्ट। तो वो बेसिकली नादरा को एक तरीके से हम अनजस्टली एनरिच कर रहे थे। अभी भी मामला कुछ यही हैं कि काफ़ी अब सिस्टम उनके पास अवेलेबल है, बट ओवर आर्चिंग थीम आज जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं CPC अमेंडमेंट की और लेजिस्लेशन वगैरह और जिन चीज़ों के बारे में कर रहा हूँ, मैं पॉइंट आउट ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है, और इसमें सबसे बड़ी एक बहुत हद तक कोताही हम लोगों की, वकीलों की भी है, क्योंकि बात ये है कि हम इनएक्टिव होके यहाँ पे बैठे हुए हैं और लेजिस्लेशन में हमारा कोई अमल दखल ही नहीं है। होना चाहिए, वी आर द स्टेक होल्डर्स। वो हमें लिख के भी भेजते हैं कि बताएं जी हम फलां कानून बना रहे हैं, वहाँ कोई जवाब नहीं देते हमारी बार काउंसिल्स वगैरह, कोई इस तरीके से। बाद में स्ट्राइक करने के लिए हम सबसे आगे होते हैं और स्ट्राइक डाउन करवाने के लिए भी होते हैं, बट बात ये है कि ये प्रोडक्टिव एक चीज़ है और इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। और अब बैठ के चलें, अब इस साइड के ऊपर थोड़ा सा आ जाते हैं कि आपके नज़दीक सिविल कोर्ट में क्या ख़राबी है, कैसे इसको ठीक किया जाए, क्या किया जाए? सॉरी, सो व्हाट्स रॉन्ग विद इट इफ आई एम फॉर द डिफेंडेंट? एक तो सबसे बड़ी एक दोस्त ये देख लें, बिकॉज ये जो बर्गर फंक्शंस पे हम जाते हैं ना, जहाँ पे बड़े बड़े अवारी में होते हैं जी हम कानून लाने लगे और ये वो सारा, तो वहाँ पे एंड में जाके ना जो एक अंकल होते हैं या कोई सीनियर होता है, वो आके कहते हैं सारे बंदे मिल के कोशिश करें कि जी डिले ख़त्म हो। वो भाई डिफेंडेंट किस लिए कोशिश करेगा कि डिले ख़त्म हो? उसका वकील किस चीज़ के लिए कोशिश करेगा? अगर वो कब्ज़े के अंदर बंदा बैठा हुआ है और ये प्लेंटिफ अगर है और स्टे हुआ है, तो मैं तो चाहूँगा कि 10 साल के लिए मुकदमा चले। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ थिंग्स, और उनको देख के आपने एड्रेस करना है, उसको आपने करना है कि ये अब ये अलग बात है कि वकील का क्या काम है 10 साल के लिए बीच में अपने लोग फीसें लेके कर लेते हैं 10 साल के लिए, 100 पेशी मैं क्यों भुगतूँ? मुझे तो उस चीज़ के लिए नहीं इंगेज किया गया, और अगर किया गया है तो आई वंडर वो किस हद तक हमारे प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह के साथ, कैनन और प्रोफेशनल एथिक्स के साथ भी है। वी आर सपोज टू गिव इफेक्टिव सर्विस, नॉट एप्लीकेशन दर एप्लीकेशन उनके ऊपर अलग चार्ज करके ये सारा।
तो पहली चीज़ तो ये है कि वन हैज़ टू बी रियलिस्टिक अबाउट इट, इसको कैसे करेंगे। अगर तो आप जज, सिविल जज को फॉर एग्जांपल, अब नई अमेंडमेंट्स में रिटन स्टेटमेंट के बारे में क्या हुआ, क्या लिखा हुआ? 30 days इज़ मैंडेटरी ऑलमोस्ट नाउ। वो आपको एक्सटेंड कर सकता है, मगर वो भी फर्दर 15 दिनों की, फर्दर 30, हाँ हाँ 15 दिन के, तो फर्दर 30 days हो गए। वो भी नहीं, वो आजकल जैसा है बान अलाउ कर रहे हैं, वो पहले 30 के ऊपर ही कहते हैं कि जी हम आपका बंद कर देंगे, ये कर देंगे। तो हाँ, मेरी अपनी ज़ाती तौर पे उस पर चीखें निकली हुई हैं, काम करना पड़ रहा है, जवाब तैयार करने पड़ रहे हैं, क्लाइंट्स हाथ नहीं लगते। जो पहले वाला जो एटीट्यूड था वो अब कंटिन्यू नहीं करता। हाँ, कई केसेस में ये ज़्यादती है। फॉर एग्जांपल एक रिटन स्टेटमेंट के केस के अंदर मेरी क्लाइंट अस्पताल में थी, तो जज साहबा इंसिस्ट करी जाएंगे नहीं जी मैं टाइम कोई नहीं एक्सटेंड करना, जो भी हो के साइन करवा के लाएँ उनको अस्पताल। उसी मुकदमे के अंदर दूसरी किसी और की तरफ से भी रिटन स्टेटमेंट जमा, वो बीपी की डिलीवरी थी यार दुबई के अंदर, वो वहाँ पे भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पे फिर कसोनुकी का और शोर मचाने का और ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस का और ये वो लोग आम वकील दूसरे वकील हों तो वो फिर पकड़ के करें, हमें रातें लगा के ख़त्म करना पड़ा, लेकिन हमने कर दिया। बात यह है कि अगर आप वन वे ऑफ रिड्यूसिंग डिलेज इज़ नॉट टू गिव डिस्क्रेशन टू द जजेस। अगर आप डिस्क्रेशन देंगे तो आखिरी मौका हतमी, आखिरी मौका कतई हती, आखिरी मौका और सच्ची मुच्ची आखिरी मौका भी हो सकता है। उसके ऊपर आपका आई थिंक 2021 SCMR पेज 1 है शायद, एजाजुल हसन साहब की जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। वो तो आपके सामने है, आ गई बात सारी। और क्या तब्दीलियाँ की जा सकती हैं? यार वो उसका हम क्या करें, हाई कोर्ट के अंदर कल एक अदद हमारा केस लगा हुआ है, उसके अंदर कानून में लिखा हुआ कंपनी के मैटर्स आई थिंक 60 days या 90 days में होंगे, तो उसके अंदर 4 महीने की तारीख, पहली तारीख 4 महीने की मिली और जवाब 3.5 साल से नहीं आया हुआ, जो चीज़ 90 days के अंदर ख़त्म करना था, और आप चीखते रहते हैं। वो मामलात ये हैं कि यू हैव टू मेक इट मैंडेटरी एंड यू हैव टू गिव अ कॉन्सिक्वेंस, पीनल कॉन्सिक्वेंस, जिसकी वजह से आपका कट ऑफ हो। सी द थिंग और थ्योरी जो इसके अंदर है, और जो कि सारे दोस्त मिस वगैरह कर रहे हैं और जो कि प्रॉपरली यहाँ पे नहीं पाकिस्तान में अप्रिशिएट हो रहा, केस मैनेजमेंट मीटिंग। फॉर्म 14 और फॉर्म 15 की जो बात वगैरह आपसे हुई है, आपसे इंग्लैंड अगर होगा, ये वहाँ से हमने उठाया मामला, वहाँ पे उसमें ये लिखा हुआ है कि आप शुरू दिन के ऊपर तारीख, आपने जो टाइम डेटें वगैरह करनी है आपको पहले ही बता दिया जाएगा, फ़लाँ दिन तारीख के ऊपर विटनेसेस, फ़लाँ तारीख के ऊपर ये, फ़लाँ ये के ऊपर, और अनयूजुअल या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर 1 डेढ़ पेशी होनी चाहिए। अदरवाइज़ यू हैव टू प्रोएक्टिवली वर्क ऑन दिस, इस तरीके से, और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मसला पाकिस्तानी लेजिस्लेशन के अंदर जो दूसरा मसला है, और फंडामेंटली जो हमने यहाँ पे फेस भी कर रहे हैं, एक सेकेंड जी, जो हम फंडामेंटली यहाँ पे फेस कर रहे हैं, और आप तमाम दोस्तों को भी इसमें एक सेकेंड चेक कर लेने दीजिए, मेरी रिकॉर्डिंग कहीं रुक ना जाए। स्टॉप रिकॉर्डिंग। व्हाट चेंजेस डू वी नीड टू, इज़ इट फाइन जो जिस तरीके से सिस्टम अभी ऑलरेडी चल रहा है, कि कुछ बदलने की ज़रूरत है? 2018 के अमेंडमेंट्स में फॉर्म 14 और फॉर्म 15 का बहुत ज़्यादा शोर मचता है। कोई मुझे दोस्त बता सकता है फॉर्म 14 और फॉर्म 15 में ख़राबी क्या है, जिसके ऊपर दोस्त बड़ा कहते हैं कि यार ये क्या है? रिसेंटली मुकदमे कोई जमा करवाएं यार, फॉर्म 14-15 की पहले बात करें ना जी, उसको ज़्यादा कॉपीज़ की तरफ तो भी आते हैं। नहीं यार, ये कोई बात है बीच में? फॉर्म 14 तो आप जिस वक्त साइन करवा रहे थे साथ फॉर्म 14 और 14 की नहीं और 15 क्यों नहीं साइन करा? फॉर्म 14 और 15 है क्या यार ये? सॉरी मैडम, बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये फॉर्म 14 और 15 जो है, अब मेरे दोस्त हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो तो मैं क्या कहूँ उसका,
भी ये वाला फॉर्म वो है, नहीं उन्होंने तो प्रॉब्ली सही किया। अगर आप इसके अंदर जाके ये जो है ना, ये सीपीसी की अमेंडमेंट्स इसके अंदर अगर आप पीछे देखें, ये इसको कहते हैं आमिर रज़ा साहब के, तो इन्होंने फॉर्म 14 और 15 साथ लगाया हुआ है। फॉर्म 14 और 15 ये जो साथ लिखा हुआ है, इसमें मसला ये है 2-3 जगह के ऊपर। फॉर्म 14 के अंदर वो लिख के आपसे पूछते हैं कि भाई बताओ एडमिटेड फैक्ट्स कौन से हैं और डिस्प्यूटेड कौन से हैं। साथ पूछते हैं कि जी प्रपोज्ड इश्यूज़ कौन से हैं, और आप मीडिएशन आर्बिट्रेशन करना चाहते हैं, आपका ट्रायल डेट कौन सी तारीख से आप स्केड्यूल वगैरह करें, आप प्रपोज करें। ये सारा इंग्लैंड से उठाया हुआ, वहाँ पे लॉर्ड वोल्फ की रिफॉर्म्स आई थी कि एक दफ़ा स्केड्यूलिंग हो गई, आपको बता दिया तो आपके विटनेसेस नहीं आते तो आपकी मर्ज़ी, आपका कसूर, आएँ करें, इस तरीके से आपने ट्रायल करना है। इसमें मसला क्या है? मसला ये है कि अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ें ना, तो फॉर्म 14 के ऊपर लिखा हुआ है केस मैनेजमेंट स्टेटमेंट ऑफ द प्लेंटिफ्स। दिस फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड टू बी गिवन एट द टाइम जब रिटन स्टेटमेंट वगैरह आ गई हुई हो और केस मैनेजमेंट की मीटिंग होनी हो। उससे पहले आप केस मैनेजमेंट की मीटिंग कौन से ऑर्डर के तहत होती हो, आप मेरे ख्याल में ज़्यादा दोस्तों को पता ही नहीं हो। जी सर, हाई कोर्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। कोई दोस्त बता सकता? ऑर्डर 9A CPC का एक मौजूद है जो किसी ने पढ़ा ही नहीं, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2018 की हाई कोर्ट अमेंडमेंट्स के तहत। और यहाँ तक इंसर्टेड नहीं थी, तो ये तो पेशावर का एक सेंटर है 641। एक सेकंड है ये सिर्फ, सॉरी नहीं एक सेकंड है। हाई कोर्ट इम्प्लीमेंटेशन शैल बी सब्सटीट्यूटेड इंटरमीडिएट डेट्स के लिए, ये तो पेशावर, सॉरी 15 है, सॉरी 15 है, आई अपोलोजाइज। फिफ्टीन ए कहाँ पे? सीपीसी के अंदर, यहाँ पे पंजाब का तो नहीं। इंटरमीडिएट डेट्स का अलबत्ता वहाँ पे बीच में सेट किया हुआ कि जिसके तहत ये चेक किया जाएगा, बट यहाँ पे तो नाउ दैट आई लुक एट इट, ये पेशावर की अमेंडमेंट यहाँ पे मौजूद है। पंजाब के अंदर ये एप्लीकेबल है कि नहीं, इसके बारे में आई थिंक आई प्रॉब्ली नीड टू, आई डोंट वांट टू मिस गाइड यू गाइस, बट चलें एक सेकंड के लिए इसको पार्क कर लिया जाए। बात ये है कि ये केस मैनेजमेंट का मामला मिलना है जब रिटन स्टेटमेंट के बाद आना चाहिए, जहाँ पे मीटिंग होगी। ये आपसे मांग लिया जाता है सूट जमा करवाते हुए, तो उस टाइम पे तो नहीं आप बता सकते। और अगर आप देखें जिसने फॉर्म बनाया भी है उसके अंदर उसने लिखा हुआ है कि केस मैनेजमेंट की स्टेटमेंट ऑफ प्लेंटिफ होगी, लेनी ही आपसे बाद में चाहिए। आफ्टर द रिटन स्टेटमेंट हैज़ कम इन, देन यू शुड बी अलाउड कि आप बताएं यार आपके मुताबिक एडमिटेड फैक्ट कौन से हैं, डिस्प्यूटेड कौन है, ताकि जज की मदद हो और ताकि उसके ऊपर फोकस हो जाए। तो सबसे ज़्यादा एक तो ऑब्जेक्शन आती है फॉर्म 14 और फॉर्म 15 के ऊपर, और आई डोंट थिंक फॉर्म 14 और 15 के ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। ऑब्जेक्शन ये है कि आपसे मांगा किस स्टेज पे जाता है। इट शुड बी आस्क्ड फॉर यू आफ्टर फॉर यू टू फिल, मैंडेटरी आपके लिए होना चाहिए आफ्टर द रिटन स्टेटमेंट हैज़ बिन फाइल्ड, राइट। दूसरा नुक्ता आप तमाम दोस्तों के सामने ये है, पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर एहतजाज किया जाता है 2018 की अमेंडमेंट्स में, कोई दोस्त उन्होंने तो अभी उसका जिक्र कर दिया, कोई दोस्त बता सकता है कि क्या है सबसे ज़्यादा एहतजाज मुफस्सिल में किस प्रोविज़न के ऊपर होता है सीपीसी की 2018 की अमेंडमेंट में? जी बिल्कुल,
एक्स्ट्रा कॉपीज़ का जो मामला है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा, आप बाऊ वकील हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, क्लाइंट फ़ीस दे देता होगा, लेकिन 80% 90% जो जिन दोस्तों से अगर आपके केस के अंदर आपने 105 डिफेंडेंट बनाए हैं, प्रॉपर्टी की डिवीज़न का मामला है और कोई 800 सफ़ों का आपका रिकॉर्ड है जो आपने साथ लगाया हुआ है और आपने वो सारे के सारे एनेक्सेस जमा करवाने हैं, तो वो ट्रक के अंदर ही आएंगे आपके सारे के सारे मुकदमे। और वहाँ पे वकील कहता है कि यार मेरी फ़ीस तो कुल मुझे फ़ीस ही 10,000 या 15,000 रुपये मिल रही है मुफस्सल के अंदर, तो मैं कहाँ से बीच में फ़ोटो कॉपी का खर्चा है 25,000 रुपये, तो क्लाइंट कहाँ पे बीच में ये सारे की सारी चीज़ें करने लगा। क्या है, एक तो इसके बारे में ये जो है हमारी सजेशन और बार काउंसिल से हम ये सजेशन देने लगे हैं कि जैसे रिट पिटिशन के अंदर नहीं होता कि आप डिस्पेंस विद कर सकते हैं, सेक्शन 151 की आप एप्लीकेशन देते हैं, ये पावर जज के पास होनी चाहिए कि बल्कि लिखा तो ये होना चाहिए जज डायरेक्ट, दो ऑप्शन है, अगर जज डायरेक्ट करे सारों को कॉपीज़ दें तो फिर दें, अगर जज डायरेक्ट ना करे तो देने की कोई ज़रूरत नहीं, 2 या 5 या जितनी भी आपने कॉपीज़ वगैरह उसके अंदर करवा दें, या जज डिटर्मिन करें कि कितनी कॉपियाँ देनी है, जज डिटर्मिन करे कि एनेक्सेस देने और स्पेसिफिक इसके ऊपर अगर ऑर्डर पास हो तो हो सकता है वो पार्टी आके ख़ुद देख ले वगैरह। अदरवाइज़ क्या है, किस तरीके से तामीलों का मामला सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, लेकिन रूल्स में तब्दीली हमने प्रैक्टिकली क्या हो जाता है और रूल्स को वायलेट किया जाता है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर प्रैक्टिकली वो ये कर रहे हैं तो हाँ ये एक एडिशनल नुक्ता होगा कि जी आप प्रैक्टिकली भी ये कर रहे हैं तो मेहरबानी करके रूल के अंदर से निकाल दीजिए, तब्दील कर दीजिए। पर अव्वल तो हम यही कहेंगे मल्टीपल कॉपीज़ वगैरह की नहीं है कि प्लेंट की कॉपी सिर्फ देनी लाजमी है। मेरे ख्याल में प्लेंट तो हर बंदे का हक़ है कि उसको पूरी की पूरी भेजनी चाहिए। एनेक्सेस वगैरह जो हैं वो वहाँ पर रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, वहाँ से एग्ज़ामिन कर लें, आई गेस हो। दूसरा हमारे सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा और अनफॉर्चुनेटली मामला ये, और अब तमाम दोस्तों को ट्रायल असल में यहाँ पे तबाह और इस्तेमाल होना प्रॉब्ली ख़त्म भी इसलिए हुआ है, पंजाब के अंदर के अमेरिका में 60% वकालत ट्रायल की डिस्कवरी पे मुनहसर है। डिस्कवरी क्या चीज़ होती है, कोई दोस्त बता सकता है? नहीं, डिस्कवरी का मतलब है दूसरे बंदे के पास डॉक्यूमेंट जो पड़े हुए हैं वो उससे निकलवाओ। पाकिस्तान की वकालत अमूमन तबाही इस चीज़ से हो रही है कि कोर्ट की जो पावर है टू कंपेल अदर पार्टीज़ टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स इन देयर पोजेशन वो एक्सरसाइज ही नहीं होती। दोस्तों को नोटिस टू एडमिट एंड डिनाई का भी नहीं पता और नोटिस टू एक्चुअली प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स का भी नहीं पता सीपीसी के तहत, और वो इस्तेमाल ही नहीं करते। मामला तो असल में ये है, दुनिया में जहाँ पे ट्रायल चलता है यू कैन कंपेल द अदर पार्टी टू गो एंड प्रोड्यूस सर्टेन डॉक्यूमेंट जो कि उनके पोजेशन में। पाकिस्तान में ट्रायल क्या होता है, आप अपने क्लाइंट को कहते हो यार तेरे पास कौन से डॉक्यूमेंट हैं, वो फलां डॉक्यूमेंट लेके आ, उसके बगैर नहीं केस बनता, या उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर बनवा लेते हैं। दूसरी पार्टी की पोजेशन के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वाला जो डिस्कवरी का प्रोसेस है वो यहाँ पे जनरेट ही नहीं हुआ, उसके ऊपर भी काम करने की बेशुमार ज़रूरत है। तीसरा मसला ये है कि ट्रायल करना किसी को सिखाया ही नहीं गया, यहाँ पे ना कोई सिखाता है। डॉक्यूमेंट्स एविडेंस कैसे करवाते हैं, ईमेल कैसे साबित करवाते हैं, विटनेसेस को कैसे बुलवाते हैं और उनके ऊपर जरा कैसे करते हैं, ये सारी हमारी भी उसके अंदर कमी कोताही है। मगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि दुनिया के अंदर जहाँ पे इस तरीके से कोई अमेंडमेंट्स वगैरह आती हैं या सीपीसी के ऊपर, वहाँ पे दुनिया के अंदर प्रैक्टिशनर्स टेक्स्ट्स भी होती हैं जो जजेस और वकीलों को गाइड करते हैं कि भाई इस सेक्शन का ये मतलब है, इसके तहत इस तरह की एप्लीकेशन है, इस तरीके से ये प्रोसीड किया जाता है। ये उसके साथ भी होता है कि ये चलेगा मामला किस तरीके से। मेरा सिर्फ स्टैचूट दे देना काफ़ी नहीं होता, अच्छे ममालिक के अंदर वो कानून चलेगा कि इस तरीके से, ख़ास तौर पे प्रोसीजरल जो कानून होता है उसके लिए ज़रूरी होता है। दूसरा फिर अगर आप थोड़ा सा और आगे चले जाएँ, फॉर्म 14 फॉर्म 15 की तो बात है, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हाँ कमर्शियल कोर्ट्स, एक चीज़ यहाँ पे पता नहीं अब इसके ऊपर कंटेम्प्ट मेरे पे लग जाए वगैरह, लेकिन मैं कहना फिर भी ये चाहूँगा और बहुत दबे लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो अमेंडमेंट्स आती हैं लॉ के अंदर वो अशख़ास के साथ वाबस्ता होती हैं।
एक चीफ जस्टिस साहब को ADR पसंद है तो ADR उस टाइम के अंदर होता रहा। वो चीफ साहब गए तो उसके बाद जो साहिबान हैं उन्होंने कहा कि जी ये तो उसका बेबी था, ADR की अब आवाज़ भी नहीं आती। कमर्शियल पीछे चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने कमर्शियल कोर्ट्स की बात वगैरह की। कमर्शियल कोर्ट्स फंक्शंस हुए अवारी में, इधर उधर ये सारे के सारे हुए कि जी असल में ये तरीका इस तरीके से सलूशन होगा। वो उस टाइम के ऊपर आई बिलीव उन्होंने फंक्शन वगैरह किए और चीफ साहब गए, वो जो कमर्शियल कोर्ट्स का ऑर्डिनेंस है वो लैप्स कर गया, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके अंदर लिखा होता कि जी 5 जजेस होंगे, बैठे मेरे ख्याल में 2 ही लाहौर के अंदर, और लिस्टें भी 200 केसेस की होती थी। सारे कमर्शियल अगर उसके पास कर दिए तो वो कहाँ से करेगा, किस तरीके से चलाएगा। मामलात यही हैं। देखिए एक ये इशू है जिसके ऊपर हम अभी बात वगैरह कर रहे हैं कि वो लैप्स हो गया हुआ तो उसको होना चाहिए। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है, मुझे तो कम से कम इम्प्रेशन ये आया था कि डोनर से इन चीज़ों के लिए आने थे पैसे वगैरह, एक्सेस टू जस्टिस और ये वो। अगर आप हमारी बीच में जो चेंजेस वगैरह आई हैं ना उसको भी अगर आप सारा देखते रहें तो अ लॉट ऑफ इट इज़ डोनर ड्रिवन। हम अपने इंडिजिनस लेवल के ऊपर जब तक अपने घर में बैठ के खुद उसकी ज़रूरत की बेस के ऊपर जब तक नहीं प्रॉपर्ली करेंगे, प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करवाएंगे और उसकी अकाउंटेबिलिटी वगैरह करवाएंगे, ये कोई चीज़ें वगैरह ये जो टीके वगैरह बाहर से ला के किए जाते हैं हमारे ऊपर शायद लागू ना हो और प्रॉपर्ली यहाँ पे नहीं चल सकेंगे। लोगों से इनपुट वगैरह लेके और प्रॉपर्ली बात करके यहाँ पे तो आप हर लेजिस्लेशन के अंदर, चाहे हाई कोर्ट से आई हो, चाहे हाई कोर्ट के अंदर, मैं शहजाद शौकत साहब को सलूट करूँगा, उन्होंने आके कम से कम हमें अपने लेक्चर में बता तो दिया कि जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं वो क्या हैं, और हमारी से गुफ्तगू में एक डेढ़ चीज़ ठीक भी हो गई थी वहाँ पर। बट यहाँ पर ये होता कानून बनाने का अभी भी वो मेरे ख्याल में शायद कॉलोनियल टाइम्स वाला सिलसिला के ऊपर से लागू कर दो, पता चल जाएगा रया को। और हमारा पार्टिसिपेशन इसके अंदर करना और इसके ऊपर नुक्तों के ऊपर प्रैक्टिकली बात करना और इनके ऊपर डिटेल में बात करना वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। सेमिनार्स वगैरह ये अगर आप वैसे भी देख लें, हमें अपना अंदाज़ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जज साहिबान को बुलवा के उनके साथ सेल्फीज़ ले लेते हैं, शील्डें उनसे एक्सचेंज कर लेते हैं, उनको दे देते हैं, उनसे ले लेते हैं, मगर प्रैक्टिकल आई मीन फॉर एग्जांपल अवारी के अंदर जो कमर्शियल कोर्ट्स के अंदर हुआ था, मैंने 2 दिन में अटेंड करता रहा, मुझे उसके बाद भी नहीं पता था कि जो होना क्या है। उसके अंदर शायद वहीद साहब ने एक सिर्फ अच्छी एक सजेशंस वगैरह दी थी, मगर अदरवाइज बस हवा के अंदर ही है। ADR के अंदर भी आपको कुछ इसी तरीके से अनटिल अनलेस यू प्रैक्टिकली शो कि किस तरीके से चलता है, क्या मामलात हैं, योर प्रोसीजर विल नॉट वर्क। यू हैव टू गो हैड एंड ट्राई दीज थिंग्स आउट ट्रायल बेसिस के ऊपर भी, यहाँ पे भी। दूसरा, आप तमाम दोस्तों से मुझे माना कि एक गरीब आदमी के लिए 10,000 का उसका मुकदमा उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना 10 करोड़ का मुकदमा किसी और के लिए है, शायद उसके लिए ज़्यादा हो, लेकिन क्या उतना ही वक्त और उतना ही खर्चा उसके ऊपर लगना चाहिए? अगर 10,000 का मामला है और मुझे ये फॉर एग्जांपल अमेंडमेंट्स के अंदर स्मॉल कॉजेज कोर्ट ख़त्म कर दिया गया, बात तो ये होनी चाहिए जहाँ पे आसान नौयत के मामलात हैं वहाँ पे एविडेंस के अंदर क्यों जाएं, वहाँ पे वकीलों को करने की क्या ज़रूरत हो। आसान तरीके के अंदर स्मॉल कॉजेज कोर्ट के अंदर ही शुड बी अलाउड टू प्लीड ऑन हिज ओन। आप दोस्तों को शायद ना पसंद आए, हम सारे यहाँ पे वकील बैठे हुए हैं, लेकिन ये कम पैसों वाले और फ्रिवलेस लिटिगेशन के अंदर कॉस्ट को आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर साबित हो जाता है कि तंग करने के लिए 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से हार के आ चुके हुए हैं मेरिट्स पे, और फिर आप नीचे जाके 12-2 जमा करवा देते हैं, तो फिर तबीयत भी साफ़ होनी चाहिए, लाखों रुपए की कॉस्ट भी पड़नी चाहिए और सिस्टम को टाई अप करने के ऊपर भी होना चाहिए। मगर जब किया जाता तो फिर एहतजाज शुरू हो जाता। सो दिस इज स्टफ दैट यू नीड टू बेसिकली प्रोसीजर के अंदर टेक अ लुक एट एज वेल। इंग्लैंड ने फॉर एग्जांपल इसके ऊपर उनकी आई थिंक 2008 के अंदर या 98 के अंदर, आई थिंक 98 के अंदर ही, 98 के अंदर लॉर्ड वोल्फ उनका वहाँ पे एक था, उसने रिफॉर्म्स की CPC की उनकी कोड के ऊपर। हमारे जो गोरों ने 1908 में बना के दिया, हमने तो नहीं कोई तब्दीली की, लेकिन उन्होंने तो तब्दील करके आगे जा चुके हैं। वो अभी मुश्किल प्लेंट वाले और ये रिटन स्टेटमेंट एंड स्टफ लाइक दैट वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल, वो क्लेम करते हैं, आम फहम ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, क्लेमेंट्स ये वो। उन्होंने कोशिश की कि आम बंदे के लिए आसान करें। साथ उन्होंने अपनी अमेंडमेंट के अंदर जाके ये इंट्रोड्यूस किया
कि अब मुख्तलिफ ट्रैक्स उनके पास मौजूद हैं, मल्टी ट्रैक, फास्ट ट्रैक और नॉर्मल ट्रैक। कि मुकदमे की ना जो केस मैनेजमेंट वाला जो होती है ना उनकी मीटिंग, उसमें ये भी देखते हैं हाँ भाई इस पर कितना टाइम लगना है, कितनी मालियत है, किस तरीके से जाना है, इस मामले को कहाँ पे आगे लेके जाना है। फ्रिवलेस केसेस के अंदर वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। अब दूसरा इसके अंदर जाके इशू आप तमाम दोस्तों के सामने ये आएगा, एक सेकेंड, आई नीड टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग। प्रैक्टिस करते हो गए, वापडा कोर्ट्स बनी हुई हैं, DHA को बनी हुई हैं, वो चंद जज साहबान मुख्तस हैं, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अगर है तो उनके पास ही चला जाते हैं मुकदमे सारे। चाहे आपने उनके अगेंस्ट आर्बिट्रेशन की हो, चाहे आपने रिकवरी उनके ख़िलाफ़ की हो, तो वो क्यों होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं। ये तो मैं आपसे मान लूँगा कि यूटिलिटी कोर्ट से अलहदा बन जाए, बिजली के बिलों के लिए एक स्पेशलाइज्ड चीज़ है या उसके लिए करने के लिए आप कर दें, मगर पार्टी स्पेसिफिक कोर्ट्स वगैरह दिस इज़ समथिंग ऑल्सो वी आर सजेस्टिंग कि जी इसको भी ख़त्म होने की यहाँ पे बेशुमार ज़रूरत है। ये जो जल्दी जो हम इश्यूज़ जिनके ऊपर कर रहे हैं, आप इसके ऊपर फीडबैक वगैरह हमें ज़रूर दीजिए। ADR मीडिएशन के मैं फ़ेवर में नहीं हूँ, लोगों को पसंद है कि आपस में बैठ के कर लें, लेकिन अगर कोई कोर्ट में आ गया तो फिर कोर्ट में आ गया, उसने नॉन बाइंडिंग चीज़ों के अंदर तो उसने रिजॉल्व नहीं करना, उस एक ने दूसरे को लेसन सिखाना है, तो वो आपके कहने के ऊपर तो नहीं रिजॉल्व होने लगा। मेरे नज़दीक आर्बिट्रेशन ज़्यादा ज़रूरी है। आर्बिट्रेशन इज़ बाइंडिंग, मीडिएशन इज़ नॉट। अगर रूल ऑफ कोर्ट बन जाता है, आर्बिट्रेशन को यहाँ पे थोड़ी सी प्रमोट करने की ज़रूरत है, लेकिन हमने मुकम्मल तौर पे 1940 के कानून को चलाते हुए तहस नहस कर दिया हुआ, इस हद तक तहस नहस कर दिया हुआ कि मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि आर्बिट्रेशन क्लॉज ना डाला करो। बेहतर है कि आप ट्रायल में चले जाएँ, आप पैसे लगा के एक अवार्ड अपने फेवर में ले भी लेते हैं, उस अवार्ड को रूल ऑफ कोर्ट या डिग्री में टर्न इन करवाने में फिर से ट्रायल शुरू हो जाता है, फिर से इश्यूज फ्रेम होते हैं, फिर से एविडेंस आता है, फिर से सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आई डोंट रिकमेंड दैट। कॉस्ट का मामला, प्रपोजल मल्टी ट्रैक की कर लिए हैं, स्मॉल कॉजेज कोर्ट की आपसे बात कर ली है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मेरे ख्याल में हाई कोर्ट के पास होनी चाहिए। कोई दोस्त बता सकता है वो क्या होता है? बिकॉज देखिए, मैंने कम से कम ये देखा है कि मैं सिविल जज के पास पेश होता हूँ, अगर 15 करोड़ का मुकदमा है, वो कहता है कि स्टे इन मलिक साहब रहने दीजिए, बहुत भारी है, लोग कहेंगे मैंने पैसे दे के स्टे दे दिया, तो आप ऊपर से करवा लीजिए। सिंध के अंदर आप एक मालियत से ऊपर आपका डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंदर है, सिंध हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम कहाँ पे बीच में ट्रायल चलते जाए, उनके 5-7 जजेस होते हैं, उन्होंने वैसे ही कर दिया। बट दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये देखिए कि आपका सिविल का कानून डेवलप कैसे होगा यार, जब तक आपके हाई कोर्ट सिंध से क्यों डेवलप होता है सारे के सारे ट्रायल, आप सूट्स वगैरह के ज़्यादा जजमेंट्स आती हैं क्योंकि वहाँ पे शुरू होते हैं। यहाँ पे तो अगर अपील आती है तो अपील के नुक्ते की हद तक सारे के सारा मामला होता है ना। सिंध में तो सूट्स डिसाइड होते हैं हाई कोर्ट के लेवल पे। लॉ को भी अगर आपने डेवलप करना है और एक मालियत या एक एक्सपर्टीज़ वाले अगर आपको जज की ज़रूरत है, इंटरनेशनल आपका आर्बिट्रेशन का अग्रीमेंट है जिसके अंदर फिडिक के क्लॉजेज मौजूद हैं, कंस्ट्रक्शन के अलहदा भी हैं वगैरह, वो सिविल जज आपको नहीं बीच में करते हैं। दोनों साइड से भारी भरकम जज वकील भी आ जाते हैं, सिविल कोर्ट में आ जाते हैं, वो जज कहता है मैं डिसाइड ही नहीं करता, एक तरफ से एतजाज साहब, दूसरी तरफ से मोहम्मद साहब, तो वो कहते हैं कि मुझे क्या नहीं, ये आपको रियलिटीज़ एड्रेस करनी पड़ेंगी आपस में।